ओसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। वो एक अमीर खानदान के कई बच्चों में से एक थे। उनके पिता मोहम्मद बिन लादेन कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे और सऊदी शाही परिवार के करीबी थे। ओसामा ने आराम और ऐशो आराम की जिंदगी बिताई। उन्होंने अच्छी स्कूलों में पढ़ाई की और अपने परिवार की दौलत का पूरा फायदा उठाया। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद ओसामा छोटी उम्र में ही कट्टरपंथी विचारों के संपर्क में आ गए थे। उनके कुछ शिक्षक उग्रवादी विचारधारा रखते थे। इन शुरुआती वर्षों में उनके सोच पर बहुत असर पड़ा। वो धीरे धीरे धार्मिक होते गए और इस्लाम की एक सख्त व्याख्या को मानने लगे। बिन लादेन का नजरिया मध्य पूर्व में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल से भी प्रभावित था। खास तौर पर अरब इजराइल संघर्ष का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो फिलिस्तीनियों की दुर्दशा को एक बहुत बड़ा अन्याय मानते थे। उनका मानना था कि मुसलमानों का फर्ज है कि वो अत्याचार के खिलाफ लड़ें। ओसामा बिन लादेन के लिए उनके यूनिवर्सिटी के दिन बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने जेद्दा की किंग अब्दुल-अजीज यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं पर वो इस्लामी एक्टिविज्म में पूरी तरह से शामिल हो गए। वो मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गए। यूनिवर्सिटी में बिन लादेन की मुलाकात अब्दुल्ला आजम से हुई। आजम उस समय तेजी से बाज रहे जिहादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनका मानना था कि इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष जरूरी है। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले ने बिन लादेन की जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने सोवियत सेनाओं से लड़ रहे अफगान मुजाहिदीन का साथ देना अपना धार्मिक कर्तव्य समझा। वो अफगानिस्तान गए और अपने परिवार की दौलत का इस्तेमाल करके उन्होंने अफगान मुजाहिदीन की मदद की। अफगानिस्तान के अनुभवों ने बिन लादेन को बदल डाला। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का अच्छा खासा अनुभव हासिल कर लिया। यहीं से एक आतंकवादी नेता के रूप में उनका भविष्य लिखा जाना शुरू हो गया था। सोवियत अफगान युद्ध जिहादियों की एक पूरी पीढ़ी के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह था। ओसामा बिन लादेन उन हजारों मुस्लिम युवाओं में से एक थे जो सोवियत संघ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान पहुंच गए थे। उनका मानना था कि वो एक नास्तिक महाशक्ति के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। उन्हें अपने साथी लड़ाकों के बीच एक मकसद और भाईचारा नजर आया। अफगानिस्तान में बिन लादेन के लिए सब कुछ आसान नहीं था। उन्हें युद्ध के मैदान में खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रणनीति और युद्ध की योजनाओं को लेकर दूसरे मुजाहिदीन कमांडरों से भी उनका टकराव हुआ। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और एक कुशल और समर्पित लड़ाके के रूप में अपनी पहचान बनाई। युद्ध के दौरान ही बिन लादेन ने अपना संगठन मकतब अल खिदमत यानी MAK बनाया। ये संगठन अफगानिस्तान आने वाले विदेशी लड़ाकों को रसद सहायता और प्रशिक्षण देता था। MAK आगे चलकर अल-कायदा बना, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में आतंक फैलाया। 1989 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान से पीछे हटना मुजाहिदीन की जीत थी। हालांकि इसने एक ऐसी जगह भी खाली कर दी जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होने थे। ओसामा बिन लादेन और दूसरे जिहादी अब युद्ध के अनुभव से लैस और वैचारिक रूप से अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए तैयार थे। उन्हें एक नए दुश्मन की जरूरत थी। बिन लादेन को वो दुश्मन अमेरिका में दिखाई दिया। उन्होंने सऊदी अरब में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को एक गंभीर उकसावे के रूप में देखा, जहां इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल हैं। वो मध्य पूर्व में अमेरिका की विदेश नीति के भी खिलाफ थे। वो इसे इस्लाम विरोधी और इजराइल का समर्थक मानते थे। 1988 में बिन लादेन ने औपचारिक रूप से अल-कायदा की स्थापना की। अरबी में इसका मतलब है अड्डा। ये नाम मुजाहिदीन लड़ाकों के एक नेटवर्क के रूप में संगठन की शुरुआत को दर्शाता है। अल-कायदा का लक्ष्य मुस्लिम देशों से विदेशी ताकतों को खत्म करना और पूरी दुनिया में एक इस्लामी खिलाफत कायम करना था। आतंक का सिलसिला अफ्रीका से न्यूयॉर्क तक। 1990 के दशक में अल-कायदा ने अमेरिकी हितों पर हमले किए। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बमबारी की। इसमें 6 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की। इन हमलों में 224 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। अल-कायदा का आतंक 11 सितंबर 2001 को चरम पर पहुंचा। 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों से टकरा दिया। एक और विमान पेंटागन से टकराया। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 9/11 के बाद की दुनिया।
9/11 के हमले इतिहास का एक अहम मोड़ थे। इन हमलों में 90 से ज्यादा देशों के लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इन हमलों का अमेरिका और पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी, अफगानिस्तान पर हमला हुआ और पैट्रियट एक्ट पारित किया गया। 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। अमेरिका ने उसे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी गिरफ्तारी या मौत की जानकारी देने वाले को $25 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की। बिन लादेन छिप गया। उसने ऑडियो और वीडियो टेप जारी करके अपने समर्थकों से पश्चिम के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया। 9/11 के हमलों का मुस्लिम दुनिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। दुनिया भर के मुसलमानों ने इन हमलों की निंदा की। उन्हें बढ़ती हुई जांच और भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन हमलों से इस्लामोफोबिया बढ़ा और मुस्लिम समुदायों के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। बिन लादेन की तलाश। लगभग एक दशक तक ओसामा बिन लादेन पकड़ में नहीं आया। वो अमेरिका और उसके साथी देशों की सेनाओं को चकमा देता रहा। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में एक से दूसरी जगह भागता रहा। वो अपने गुप्तचरों के जरिए अपने समर्थकों से संपर्क करता था और ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने से बचता था जिससे उसका पता लगाया जा सके। अमेरिका ने बिन लादेन को खोजने में बहुत सारे संसाधन झोंक दिए। उन्होंने उसे ढूंढने के लिए ड्रोन, उपग्रह और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया। CIA ने उसे पकड़ने के लिए एक खास इकाई बनाई। उन्होंने अनगिनत सुरागों का पीछा किया, लेकिन बिन लादेन हमेशा एक कदम आगे रहा। बिन लादेन की तलाश एक लंबी और निराशाजनक कवायद थी। कई बार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को लगा कि वो उसे पकड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि वो हमेशा बच निकलने में कामयाब रहा। इतने लंबे समय तक पकड़ में न आना उसके व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय बनाता था और उसे अमेरिका विरोधी ताकतों के लिए एक मजबूत प्रतीक बनाता था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर एक युग का अंत। अगस्त 2010 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने एक भरोसेमंद गुप्तचर की पहचान की जिसके बारे में उन्हें लगा कि वो बिन लादेन के संपर्क में है। वो गुप्तचर उन्हें पाकिस्तान के एबटाबाद में एक घर तक ले गया। ये एक समृद्ध शहर था जो राजधानी इस्लामाबाद से कुछ ही घंटों की दूरी पर स्थित था। CIA ने महीनों तक इस घर की निगरानी की। उन्होंने इसके असामान्य आकार और सुरक्षा व्यवस्था पर गौर किया। उन्होंने आंगन में एक लंबे दाढ़ी वाले आदमी को टहलते हुए भी देखा। उन्हें लगा कि यह बिन लादेन हो सकता है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस घर पर छापा मारने की अनुमति दे दी। 2 मई 2011 को अमेरिकी नौसेना के सील्स की एक टीम ने रात के अंधेरे में बिन लादेन के घर पर धावा बोल दिया। मुठभेड़ के बाद उन्होंने बिन लादेन और उसके कई साथियों को मार गिराया। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर नाम के इस हमले ने एक दशक से चली आ रही तलाश को खत्म कर दिया। बिन लादेन की विरासत। ओसामा बिन लादेन की मौत आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक बड़ी जीत थी। इससे अल-कायदा को बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि इससे आतंकवाद का खतरा खत्म नहीं हुआ। अल-कायदा और दूसरे जिहादी समूह आज भी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। बिन लादेन की विरासत जटिल और विवादित है। बहुत से लोग उसे एक आतंकवादी मानते हैं जिसने हजारों बेगुनाह लोगों की मौत की साजिश रची। हालांकि कुछ लोग उसे एक नायक के रूप में भी मानते हैं जो पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा। बिन लादेन के कामों का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई। इसकी वजह से आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक जंग भी छिड़ गई जो आज भी जारी है। उसकी विरासत हमें कट्टरपंथ के खतरे और आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने के महत्व की याद दिलाती है। आतंकवाद का भविष्य। ओसामा बिन लादेन की मौत का मतलब आतंकवाद का अंत नहीं था। कई मायनों में इसने वैश्विक आतंकवाद के एक नए युग की शुरुआत की। अल-कायदा भले ही कमजोर हो गया था, लेकिन इसने जिहादियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया और नए आतंकवादी समूहों को जन्म दिया, जिनमें सबसे प्रमुख आईसिस है। आतंकवाद का तरीका भी बदल गया है। आतंकवादी समूह अब किसी पदानुक्रमित संरचना या केंद्रीकृत नेतृत्व पर निर्भर नहीं है। वे और अधिक बिखरे हुए और विकेंद्रीकृत हो गए हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आतंकवादी समूहों के लिए अपनी विचारधारा फैलाना, समर्थकों की भर्ती करना और हिंसा भड़काना आसान बना दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आज भी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
इसमें गरीबी, असमानता और राजनीतिक उत्पीड़न जैसे आतंकवाद के मूल कारणों का समाधान करना शामिल है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, खुफिया जानकारी साझा करना और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आतंकवादी विचारधारा का मुकाबला करना भी जरूरी है।